हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टीव। सो इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द पार्ट 1। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा फर्दर, जिसमें आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो हर एक कंपनी के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करा जाता है। एंड मैनेजमेंट के अंदर कोई भी जो कंपनी होती है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करती है। कंपनी के पास जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी, फिजिकल, फाइनेंस जितना कंपनी के पास होता है, एम्प्लॉयज जितना कंपनी के पास होते हैं, तो कंपनी प्रॉपर तरीके से हर एक चीज मैनेज करती है ताकि कंपनी के जितने भी गोल्स कंपनी ने सेट कर रखे हैं, अपने गोल्स जो कंपनी को अचीव करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने बना रखे हैं, उसको कंपनी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली दोनों ही तरीके से अचीव कर सके। नाउ अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। फर्स्ट हमारा नेचर आता है दैट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? कंपनी जितनी भी एक्शंस लेती है वो सारे के सारे एक्शंस अलाइन होनी चाहिए कंपनी के डिसाइड करे हुए गोल से और उनके ऑब्जेक्टिव से। यानी कि कंपनी अगर कोई भी एक्शन लेती है तो वो इस तरीके से एक्शन लेगी कि कंपनी ने जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कंपनी उसको अचीव कर सके। ठीक है, यानी कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सर्विस, सोशल, पर्सनल, कंपनी का कुछ भी गोल्स होना चाहिए, लेकिन कंपनी उस गोल को अचीव करते हुए एक्शंस ले। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा से एप्लीकेबल होता है हर एक बिजनेस फर्म्स के अंदर, यानी कि हर एक कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो एप्लीकेबल होगा गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, एनजीओज के अंदर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिव प्रोसेस, यानी कि हमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए। जितने भी हमें रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयज हो यानी कि पीपल होगी, मशीन्स होगी, मनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है? कंपनी बेसिकली एक इकोनॉमिक्स यानी कि रिसोर्स एलोकेशन करती है, जिसके अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें अपने रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है ताकि उनकी वेस्टेज बिल्कुल ना के बराबर हो। साइकोलॉजी को मेंटेन करती है, यानी कि मोटिवेशन देती है। सोशोलॉजी को मेंटेन करती है, ग्रुप बिहेवियर को मेंटेन करती है, मैथमेटिक्स करती है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अपनाती है। कंपनी हर एक डिसिप्लिन के अंदर काम करती है। हर एक डिसिप्लिन में हमें मैनेजमेंट यूज होता ही होता है, चाहे हम किसी भी डिसिप्लिन की बात करें। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस। जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, डायनेमिक फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। ये सिर्फ वन टाइम इवेंट नहीं होता बल्कि हमेशा से ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट सोशल प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस भी होता है, बिकॉज इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं और आपस में रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, यानी कि हमें ग्रुप गोल्स को टुगेदरनेस के साथ अचीव करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स लगाते हैं वो एक कलेक्टिव भी एफर्ट्स होनी चाहिए ताकि कंपनी का गोल इजीली अचीव हो जाए। ठीक है, जैसे हम मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं जिसमें हम क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पास टाइम होगी, मनी होगी, मैन पावर होगी, ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो कंपनी को इन्हें बिना किसी वेस्टेज के यूज करना चाहिए, बजटिंग करनी चाहिए, कंपनी को प्रॉपर शेड्यूल करना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल्स भी मेजर करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन एंड इनोवेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प मिलती है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को फॉलो करती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड कर पाती है मार्केट शिफ्ट्स के साथ। यानी कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी इनोवेशन आ रहा है, कोई भी नए चेंजेस आ रहे हैं तो कंपनी उसको ग्रैब कर पाती है इजीली। रेगुलेटरी चेंजेस को ध्यान दे पाती है। टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी एडवांसमेंट आ रही है तो कंपनी उसको समझ पाती है। जैसे नेटफ्लिक्स ने करा था। नेटफ्लिक्स ने क्या करा, पहले लोग क्या करते थे, डीवीडी का यूज करते थे कोई भी वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए। अब क्या करा, नेटफ्लिक्स में लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया नेटफ्लिक्स, जिसमें लोग आसानी से कोई भी मूवीज वगैरह स्ट्रीम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपनी जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प से प्रॉपर प्लानिंग कर सकती है, स्ट्रैटेजी बना सकती है ताकि वो एक्सपैंड कर सके अपने बिजनेस को। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान दे सकती है एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करवा सकती है अपनी एम्प्लॉयज की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सारी की सारी चीज़ों को एक इथिकल वे में मैनेज कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, कंपनी सोशल सोसाइटल वेलफेयर यानी कि सोसाइटी की तरफ भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, जहां पर हम कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की ज्यादातर बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है, इज मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, जिसमें पूछा जाता है कि मैनेजमेंट को आप आर्ट कंसीडर करते हो या फिर साइंस कंसीडर करते हो। तो हम दोनों ही पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज अ साइंस देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर हम मैनेजमेंट को एज अ साइंस ट्रीट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि इसके अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स कंटेन होते हैं। जैसे कि हमारा फ्यूल्स ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, थ्योरीज इंक्लूड होती हैं जो कि ओवर टाइम वैलिडेट होती रहती हैं।
सेकंड इज प्रिंसिपल्स विद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलती है। जैसे कि अगर आप ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके एम्प्लॉयज है वो ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी जनरेट करके देंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें हम कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं, चाहे अगर हम फोरकास्टिंग करनी है, यानी कि अगर हमें एडवांस में कोई प्रिडिक्शन करनी है, हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज करते हैं अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, हम डिसीजन मेकिंग मॉडल्स का यूज करते हैं ताकि कोई भी कंपनी एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे होती है। फर्स्ट पॉइंटर दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल स्किल्स का यूज करते हैं, जजमेंट का यूज करते हैं, इंट्यूशन पावर का यूज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को लाते हैं, उसका यूज करते हैं ताकि वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सके यूनिक यूनिक कंटेंट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि वो अपनी पर्सनल एप्लीकेशन का यूज करते हैं। सेकेंड इज स्किल डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं जैसे कि कोई पेंटर है, पेंटर क्या करता है, वो अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करता रहता है ओवर ईयर्स। ठीक है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोगों की स्किल्स होती है, नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्टाइल होता है, सिचुएशनल जजमेंट होती है, उसके ऊपर काम करते रहते हैं ओवर द ईयर। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी स्किल डेवलप होती रहती है बाय प्रैक्टिस और विद टाइम। नेक्स्ट आता है दैट इज अनसर्टिनिटी एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो अगर हम दो ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस के आपस में बात करेंगे तो वो आइडेंटिकल कभी भी नहीं होती, हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन आपस में डिफर कर सकती है। अगर हम आर्ट की बात करेंगे तो आर्ट क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट को बैलेंस करने में चलता है और इमोशंस को बैलेंस करने में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज डिफाइन प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। हमें पहले प्लानिंग को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें बताना है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो प्लानिंग बेसिकली एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, एडवांस में ही प्लान करके चलती है। एडवांस में जो कंपनी होती है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती है। उसके बाद कंपनी ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा ऐसा मोस्ट अप्रोप्रिएटिव कोर्स ऑफ एक्शन कंपनी को करना चाहिए ताकि कंपनी ने अपने जो भी गोल्स डिसाइड कर रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखे हैं, कंपनी उसको अचीव कर सके। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट स्टेप है स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड गोल्स को सेट कर लेती है, फॉर्मुलेट करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कंपनी चाहती है कि उनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होना चाहिए बाय 10% विद द फाइनेंशियल ईयर 2025 में, उनका मार्केट शेयर 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ये क्या करा, कंपनी ने क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर दिया। सेकेंड इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड प्रिसाइज डेवलपमेंट। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करेगी, यानी कि कंपनी सॉट एनालिसिस करेगी जिसके अंदर कंपनी अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी पेस्टल एनालिसिस भी करती है जिसके अंदर कंपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स को भी एनालाइज करती है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कंपनी उसके बाद क्या करेगी, एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि ग्रोथ रेट कितनी हो सकती है, कॉम्पिटिटर का क्या मूव हो सकता है। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अपने पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, जिसके अंदर हमारे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं, उसको कंपनी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करती है, स्कैन करती है उसको। थर्ड स्टेप आता है दैट इज आइडेंटिफाई एंड डेवलप ऑल्टरनेटिव। इसके अंदर कंपनी करती है, आइडेंटिफाई करती है और कई सारे ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करती है, जैसे कि वो पॉसिबल स्ट्रैटेजीज बनाती है और एक्शन प्लान्स लेती है। कैसे स्ट्रैटेजीज बनाएंगी, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। अगर कंपनी को लगता है कि उन्हें कोई भी प्रोडक्ट में और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए उसको, प्रोडक्ट लाइन को, ठीक है, तो वो उस पर काम करेगी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करेगी, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को वो देखेगी। नेक्स्ट आता है दैट इज इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स। अब कंपनी क्या करेगी, कंपेयर करेगी सारी चीजों को, जिसके अंदर कंपनी कॉस्ट को, बेनिफिट को, रिस्क को, फीजिबिलिटी को, इन सारी चीजों को कंसिडर करेगी और आपस में कंपेयर करेगी। इसके अंदर कंपनी कई सारे टूल्स का भी यूज करती है, जैसे कि डिसीजन ट्री, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पे ऑफ मैट्रिक्स। कंपनी इन सारे टूल्स का क्यों यूज करती है, ताकि कंपनी को कंपेयर करने में ईजी हो जाए। नेक्स्ट आता है दैट इज सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। कंपनी करेगी अब सबसे ज्यादा अच्छा जो ऑप्शन होगा, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, कंपनी उसको सिलेक्ट कर लेगी ताकि कंपनी अपनी गोल अचीवमेंट को मैक्सिमाइज कर सके विद एक्सेप्टेबल रिस्क। ठीक है, यानी कि कंपनी रिस्क को तो एक्सेप्ट करती है, साथ ही साथ वो ऐसे ऑप्शन को चूज करती है जिससे उनका गोल अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट सपोर्टिंग प्लान्स। कंपनी क्या करेगी, पॉलिसीज बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, ठीक है, प्रोसीजर्स बनाती है। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कंपनी मेथड डिसाइड करती है, बजट बनाती है जो कि कंपनी क्वांटिटेटिव टारगेट्स को करने के लिए बनाती है और शेड्यूल डिसाइड करते हैं। कंपनी का करियर इसके अंदर एक सपोर्टिंग प्लान अपना तैयार कर लेती है ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सके।
नेक्स्ट आता है दैट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। अब कंपनी ने जितना भी प्लान बनाया है उसको कंपनी इंप्लीमेंट करती है। इसके अंदर कंपनी अपने सारे इंप्लॉयज के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करती है, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करती है बिना किसी वेस्टेज के, और एग्जीक्यूट करवाती है टास्क को। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करती है बाय यूजिंग केपीआईज। साथ ही साथ कंपनी बजट्स को और एक्चुअल्स इन सारी चीजों को भी देखती है। कंपनी माइलस्टोन रिव्यूज भी करती है जिसके अंदर कंपनी करेक्टिव एक्शन लेती है अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर भी उनके माइलस्टोन को अचीव करने में कोई भी गड़बड़ हुई और कंपनी को कहीं पर भी गैप लग रहा है, तो कंपनी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए वहां पर पर्टिकुलर एक्शन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ क्या होता है? सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच होती है जिसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं वो आपस में मिलकर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को जॉइंटली डिसाइड करते हैं। ठीक है, रिव्यू प्रोग्रेस को देखते हैं और रिवॉर्ड अचीवमेंट्स को भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं की फीचर्स की। तो हमारा फर्स्ट की फीचर आता है दैट इज गोल स्पेसिफाई। इसके अंदर हम क्लियर और मेजरेबल टारगेट्स को डिसाइड करते हैं जो कि सब सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों से एग्री करे हुए होते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। जो इंप्लॉयज होते हैं वो प्रॉपर पार्टिसिपेशन लेते हैं एंड जब भी इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस टारगेट रिव्यू होती है तो उन्हें पता होता है कि क्या चीज उनका रिव्यू हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिटेड टाइम पीरियड, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय डेडलाइंस। ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रॉपर डेडलाइन सेट करी जाती है जो कि हमें फॉलो करनी होती है, चाहे वो डेडलाइंस क्वार्टरली बेस्ड हो या फिर एनुअल बेस्ड हो। नेक्स्ट आता है दैट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसके अंदर रेगुलर चेक इन्स होते हैं, अप्रेजल मीटिंग्स करवाई जाती हैं और इंटरेक्टिव एडजस्टमेंट्स लगते हैं अगर कभी भी देने होते हैं तो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, अपने गोल को अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से सेट करेगी। सेकंड इज डिवीजन ऑफ गोल्स। फिर कंपनी ने जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट करे होते हैं उसको कंपनी डिवाइड कर देती है अपने इंप्लॉयज के बीच में, यानी कि कंपनी पर्टिकुलर लोगों को पर्टिकुलर टास्क दे देती है एज पर देयर क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, आपस में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन करने की कोशिश करती है ताकि आपस में सारे के सारे लोग मिलकर इंडिविजुअल तरीके से उनको अचीव ना करें बल्कि ग्रुप की तरह गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन थ्रू एक्शन प्लान, यानी कि कंपनी क्या करती है, एक्शन प्लान्स लेती है। कंपनी ने जो भी गोल्स डिसाइड कर रखे होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बना रखे होते हैं, उसको अचीव करने के लिए कंपनी कुछ एक्शन प्लान्स लेती है, उसको इंप्लीमेंट करती है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट इज पीरियोडिक रिव्यू। कंपनी क्या करती है, पीरियोडिक रिव्यू करवाती है, यानी कि कंपनी ने अभी तक जितने भी एक्शन प्लान्स लिए, जितना भी इंप्लीमेंटेशन वगैरह कर चुकी है, उसको कंपनी प्रॉपर तरीके से रिव्यू करती है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड फीडबैक। उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि किसी एम्प्लॉय ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके काफी अच्छा काम करें तो कंपनी उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करती है। ठीक है, अप्रेजल देती है। और अगर कहीं पर भी कंपनी को लगता है कि ये और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था, और ज्यादा अच्छा हो सकता था, तो कंपनी उस केस में फीडबैक देती है और इंप्रूवमेंट करवाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट बेनिफिट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं वो आपस में अलाइन होने चाहिए। ठीक है, आपस में अलाइन भी होते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे मिलती है, ओनरशिप ऑफ टारगेट से। अगर हम एम्प्लॉयज को कोई भी पर्टिकुलर काम दे रहे हैं, कोई टारगेट दे रहे हैं, तो अगर हम उसको उसकी प्रॉपर ओनरशिप भी देंगे तो वो मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पर्सन से कुछ भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम क्लैरिटी के साथ उससे एक्सपेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक आउटकम्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिव्यू करते हैं एंड परफॉर्मेंस को प्रॉपर मैनर में रिव्यू करते हैं, उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या होता है, जब भी कंपनी अपनी क्वांटिटेटिव गोल्स को सेट करते हैं, क्वांटिटेटिव गोल्स यानी कि न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं, जो न्यूमेरिक टर्म में गोल्स हम सेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव गोल्स होते हैं वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि टीम वर्क और एथिक्स से। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसमें जो गोल सेटिंग मीटिंग्स होती है, अगर कंपनी मीटिंग्स ले रही है तो वो भी काफी ज्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। हमें पहले ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करती है, ग्रुपिंग करती है और असाइन करती है वर्क को। ठीक है, इसके अंदर कंपनी क्या करती है, स्टैब्लिश भी करती है अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यानी कि कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी कौन सा उन्हें काम करवाना है, ग्रुपिंग कर देगी काम की और असाइन कर देगी इंप्लॉयज के बीच में। ठीक है, ऑर्गेनाइज करेगी प्रॉपर मैनर के अंदर। इसके अंदर कंपनी इंप्लॉयज को प्रॉपर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। साथ ही साथ कंपनी ये भी डिसाइड करती है, यानी कि ये भी ऑर्गेनाइज करती है कि उन्हें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके।
अब हम बात करते हैं इसकी की एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट की एलिमेंट आता है दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर हम डिवीजन कर देते हैं अपनी लेबर की, यानी कि हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं काम को। जो भी स्पेशलाइज्ड होता है वर्कर जिस भी काम में, उससे हम वो वाला काम दे देते हैं करने के लिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात हो रही है। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, हम इसके अंदर फंक्शन, प्रोडक्ट और जियोग्राफी और कस्टमर की बात करते हैं। इसके बेस पर हम काफी सारा काम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज चेन ऑफ कमांड, यानी कि हम क्या करते हैं, हम चेन ऑफ कमांड बना देते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट्स टू हु। नेक्स्ट इज स्पैम ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम इसके अंदर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेटर्स डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द मैनेजर्स। मैनेजर्स को हम कई सारे सबऑर्डिनेट दे देते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न रूल्स निकालते हैं, प्रोसीजर्स निकालते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस आती है दैट इज क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, पर्टिकुलरली रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिपोर्टिंग लाइन को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयज। हर कंपनी ऐसी करती है, और कंपनी ऐसे इसलिए करती है ताकि डुप्लीकेशन वो रिमूव कर सके। डुप्लीकेशन कैसे रिमूव होगी, अगर कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी पर्टिकुलर काम दे देगी करने के लिए, तो इससे कंपनी को पता चल जाएगा कि ये काम हमने ऑलरेडी साइन कर दिया, तो इसमें डुप्लीकेशन कम हो जाएगी और आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी मिनिमाइज हो जाते हैं, लड़ाइयां भी नहीं होती, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है एग्जैक्टली। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट रिसोर्सेज। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को, जितने भी कंपनी के पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, उसको कंपनी प्रॉपर मैनर में यूज करने की कोशिश करती है, बिना किसी वेस्टेज करे हुए। कैसे, इसके अंदर कंपनी क्या करती है, लोगों को अलाइन कर देती है उनका काम, और उन्हें ये भी बताती है कि उन्हें किस तरीके से मशीन को यूज करना है जब भी उन्हें नीड होती है मशीन को यूज करने की। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कंपनी आपस में अक्रॉस डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करती है ताकि हर कोई आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर तरीके से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करे। ठीक है, इसके अंदर मार्केटिंग क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अडेप्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एक वेल डिजाइन स्ट्रक्चर कंपनी बना देती है ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी में अगर कोई भी चेंजेस आने हैं तो वो उसको देख सकें। ठीक है, स्ट्रैटेजी में अगर उन्हें कोई भी चेंजेस लाने हैं, कोई भी अडेप्टेशन करनी है, कंपनी को लग रहा है कि ये काम नहीं हो पाएगा, इसमें हमें स्केल अप करने की जरूरत है, ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है, तो कंपनी उसको भी करती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज्यादातर एग्जाम में आता है। सो लेट्स स्टडी इट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट लेवल्स के ऊपर होती है। ठीक है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो डिस्पर्स करी जाती है लोअर लेवल मैनेजर्स के ऊपर एंड एम्प्लॉयज के ऊपर। सेंट्रलाइजेशन में हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है वो थोड़ा स्लो होता है, बॉटल नेक होती है एट द टॉप में। एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम फास्टर डिसीजन ले लेते हैं, जिससे हमें कोई भी अगर एक्शन करना होता है तो हम उसके काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज हम इसमें डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी हायर होती है और यूनिफाइड डायरेक्शन में ये काम चलता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा मिल जाती है, लोकल यूनिट्स हम अडेप्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के पर्पज के अकॉर्डिंग। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ज्यादातर डीमोटिवेट कर सकते हैं लोअर लेवल्स को ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके पास एम्पावर होती है, पावर होती है उनके पास, वो इनिशिएटिव ले सकते हैं और कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो स्टेबल होता है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है और रूटीन टास्क इसमें फॉलो करे जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पूरी डायनेमिक मार्केट होती है, इसमें लार्ज और जियोग्राफिकल डिस्पर्स फॉर्म्स भी होती हैं इंक्लूड। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। एक स्मॉल फैमिली बिजनेस है, वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज तरीका अपनाते हैं। तो इसमें जो ओनर होगा उसी के पास सारी की सारी मेजर कॉल्स जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें जैसे कि यूनिलीवर, डेलीगेट्स, तो उन्होंने क्या करा है, मार्केटिंग अगर डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए हमें रीजनल हेड्स लगेंगे बेस्ड ऑन लोकल टेस्ट। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज व्हाट इज लीडरशिप, डिस्क्राइब डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। सो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों को, उन्हें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्हें क्या करते हैं, इनाबल करवाते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें इफेक्टिवनेस के साथ और कंपनी की सक्सेस में हाथ बटाएं। बेसिकली हम क्या करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि हम कलेक्टिवली आपस में मिलकर एक लीडर की तरह उन्हें मोटिवेट करेंगे और इनकी हेल्प करेंगे कि कलेक्टिवली आपस में मिलकर जो भी हमारी कंपनी का गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम अचीव कर सके टुगेदरनेस के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ में उन्हें मोटिवेट करते हैं।
अब हम बात करते हैं मेजर स्टाइल्स की। फर्स्ट हमारा स्टाइल होता है दैट इज ऑटोक्रेटिक। इसके अंदर जो लीडर्स होते हैं वो सारा का सारा डिसीजन लेते हैं यूनिलेटरी। प्रोज इसके क्या होते हैं कि अगर लीडर को ही कोई भी डिसीजन लेना है तो वो क्विकली डिसीजन ले पाता है, और ये कोई भी क्राइसिस आ गई, कोई भी इमरजेंसी आ गई तो उसमें काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। कॉन्स क्या होते हैं, लो मोराल। इनके अंदर जो मोराल होता है वो कम होता है, ठीक है, और क्रिएटिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती बिकॉज एक ही पर्सन है जो अपना डिसीजन ले रहा है। नेक्स्ट आता है दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो पूरे की पूरे टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद वो कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं। इसके अंदर प्रोज क्या होते हैं, हायर एंगेजमेंट होती है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर टीम है और टीम आपस में मिलकर अपना डिसीजन ले रही है। डाइवर्स आइडियाज आते हैं तो क्योंकि काफी ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्स क्या होते हैं इसके, स्लोअर डिसीजन, क्योंकि हमें सबसे बात करके प्रॉपर एंगेजमेंट के साथ कोई भी डिसीजन को लेना है तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। पोटेंशियल फॉर कन्फ्लिक्ट, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपस में एक दूसरे के थॉट्स मैच ना हो तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट भी रेज हो सकता है। नेक्स्ट हो जाता है दैट इज लेस इज फेयर। इसके अंदर क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो मिनिमल अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और परमिशन वो ग्रांट कर सकते हैं कि आप पूरे फ्रीडम और आजादी के साथ अपना डिसीजन ले सकते हो। इसमें प्रॉस क्या हो गए कि उन्हें एम्पावर मिल जाती है, जो एक्सपीरियंस टीम्स होती है उनके पास पूरी की पूरी पावर आ जाती है डिसीजन लेने की। फॉस्टर इनोवेशन, और कई बार कई सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज भी आ जाते हैं। कॉन्स क्या होता है इसमें, रिस्क ऑफ रोल, यानी कि हमें कहीं ना कहीं रिस्क आ जाते हैं एम्बिग्लिटी का। अनइवन परफॉर्मेंस भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, कोई ज्यादा अच्छी इंगेजमेंट के साथ डिसीजन ले रहा हो और कोई बिल्कुल ही परफॉर्म ना करो, तो अनइवन परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉन्टेम्पररी स्टाइल। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल आता है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या है, हम इंस्पायर करते हैं चेंज करने के लिए और एक विजन देते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल, यानी कि इसके अंदर हम रिवॉर्ड्स पे फोकस करते हैं और पनिशमेंट्स पे फोकस करते हैं। अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा एंड अच्छा काम नहीं करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट आता है सर्वेंट लीडरशिप। इसके अंदर हम फॉलोअर्स नीड्स को, यानी कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनकी नीड्स को, उनके प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। So yes guys, this was the part 1 of the most important question related to principles of management subject. इस पार्ट 1 के अंदर हम टोटल 7 क्वेश्चंस कवर करें। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा जिसमें आपको फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू सेम सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है यू मे कमेंट बिलो, एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो सब्जेक्ट का नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू कवर दैट सब्जेक्ट। ऊपर से इस पार्ट के अंदर हमने टोटल 7 क्वेश्चंस कवर करेंगे थे। फर्दर पार्ट के अंदर आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। Until then, keep learning and thank you so much.